हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ सीडीएस का पेपर सीडीएस 2। ये 2024 का हुआ है, जिसमें मैथमेटिक्स में करवाने वाला हूँ। सेट ए करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका पहला जो सीडीएस 1 का पेपर है वो 2024 का ही वो मैं करवा चुका हूँ। 2025 का भी मैं करवा दिया हूँ सीडीएस 1 वाला, ठीक है, जो हुआ है। सेट ए सभी का मैं करवाया हूँ। इसके अलावा आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कैट आप देना चाहते हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं, भाई आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज इनके क्वेश्चन जो हैं एक अच्छे लेवल के रहते हैं। आप रेलवे, बैंकिंग, एसआई, पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे स्टेट पीएससी जो होते हैं उनके एससी सेट, उन सब के लिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। उसके पहले आप आगे बढ़ें भाई, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो भाई, सपोर्ट करना जरूरी है देवी और सज्जनों, राइट। तो बस अपना सपोर्ट जरूर बनाएं, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें और उसमें बताएं जो भी जैसा आपका रिव्यू है, राइट। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ये 6वां लेक्चर होने वाला है। अब तक पिछले 5 लेक्चर में मैं 75 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इस लेक्चर में और इसके एक बाद और लेक्चर बचेगा, 2 लेक्चर में मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर होते हैं। देखो क्वेश्चन आज का पहला जो है बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है 61 डिवाइड दिस मच, सेकेंड है 100 डिवाइड दिस मच। भाई हमें चेक करना है, कुछ एक तरीका अपनाते हैं। जैसे कि पहला वाला स्टेटमेंट की बात करूं तो वो बोल रहा है कि 107 टू द पावर 100 माइनस 76 टू द पावर 100, ये 61 से डिवाइड होगा क्या, डिवाइड करेगा। तो जितनी बार भाग जाता है हम उतनी बार दे लेते हैं। ये 107 107 है, तो मैं एक बार भाग दूंगा। अगर मैं 2 बार दूंगा तो 61 का डबल कितना होता है 122, और माइनस कितना बचेगा 107 को मैं 122 में से कितना लिख सकता हूँ भाई 15, माइनस 15। इसको मैं 100 लिख सकता हूँ क्या बताओ। माइनस 76 को जब आप डिवाइड करोगे तो इसको आप 61 प्लस का 15 आप लिख सकते हो, इसकी पावर 100, ठीक है। समझ आया। अब देखो इसको जब आप 61 से डिवाइड करोगे तो 120 डिवाइड हो जाएगा क्या, आप माइनस 15 की पावर 100 लिख सकते हो, और ये माइनस है बीच में। फिर 61 को फिर डिवाइड करोगे ये हो जाएगा, और ये बचेगा क्या अंदर 15 की पावर 100। बताओ भाई, ये पावर में 100 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो जब इसको आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे इवन टाइम्स तो ये हो जाएगा प्लस का 15 पावर 100 और माइनस ये 15 टू द पावर 100, ठीक है। ये माइनस बाहर है। अब जब ये आपस में कट जाएगा बचेगा जीरो, तो जीरो ऑफकोर्स इसका मतलब ये हुआ कि 61 इन सबको डिवाइड करेगा, मीन्स डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर जीरो आ रहा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर जीरो आ गया, दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। समझ आया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, 100 डिवाइड दिस मच। सेकेंड स्टेटमेंट बोला कि 67 टू द पावर 5 और प्लस का 33 टू द पावर 5, इसको 100 से डिवाइड करना है। तो क्या मैं ऐसा इसको 100 माइनस 33 लिख दूं कि पावर 5 प्लस का 33 टू द पावर 5। जब 100 से आप इसको डिवाइड करोगे पूरे नंबर को, इस पार्ट को डिवाइड करोगे तो माइनस 33 बचेगा कि पावर 5 और प्लस का 33 टू द पावर 5। इसको जब और सॉल्व करोगे, देखो अब ये माइनस 5 जो है ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब कि माइनस का मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 33 की पावर 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 33 टू द पावर 5 तो है ही सही। अब ये दोनों प्लस माइनस फिर से कट गए तो भाई जीरो आ गया। अब जीरो मतलब 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा, दैट मीन्स कि ये भी डिविजिबल है, मीन्स ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अपने से करेक्ट पहुंचा, मीन्स बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, ठीक है भाई आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 77 इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है अपने से, द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट अ नून टाइम फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे टू संडे मीन्स 7 डेज हो गए, इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द लोएस्ट टेम्परेचर recorded is 30 degree centigrade, then what is the maximum of the temperature at is possible to record at noon time on any one of the day। भाई 7 दिन का, देखो मंडे से संडे के दिया है तो 7 दिन हो जाएगा। 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर दिया है 31 डिग्री, तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल टेम्परेचर निकलेगा 7 एक कम 7 7 एक 21, ये टोटल टेम्परेचर हो गया 7 दिन का मिला के, ठीक है। अब हमसे बोला है कि लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री है, ठीक है।
और हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट एनी डे। तो भाई अपने से देखो डेसिमल की बात नहीं किया, तो हम जनरली यहाँ पर इंटीजर पार्ट कैलकुलेट करेंगे। और हमसे लोएस्ट बोला है ना, ये तो नहीं बोला कि लोएस्ट एक ही दिन का है, हमें मैक्सिमम अगर निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर एट एनी डे पॉसिबल मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मैं ऐसा क्यों मानूं कि एक ही दिन का मिनिमम होगा। मैं मान लेता हूँ कि 6 दिन का 30-30 डिग्री, सब दिन का 30-30 डिग्री था, 6 के 6 दिन 30 डिग्री था, तो एक दिन जो बचेगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो 6 दिन का जब आप निकालोगे, 7 दिन में से 6 दिन का 30-30 कर दो, तो ये 180 हो जाएगा, 3 6 18, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ एक दिन निकल जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, 21 में से 18 गई 3, 37 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम हो जाएगा किसी एक दिन का। ठीक है भाई, समझ आया क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 37, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, बट साल में जब करोगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। x प्लस 1/y/z माइनस y प्लस 1/z(x) इज इक्वल टू y प्लस 1/z(x) माइनस z प्लस दिस मच। ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, एंड x प्लस 2z नॉट इक्वल टू x प्लस z नॉट इक्वल टू 2y, देन व्हाट इज x बाई z, मतलब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। तो जब भाई देखो मुझे पहले वाले में क्या दिख रहा है, x 1/z माइनस बाई 1, तो आप ऐसा कर दो, x माइनस बाई आएगा, तो मैं x माइनस बाई को अलग कर लेता हूँ, और प्लस 1/z, और ये माइनस 1/zx हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। राइट साइड में करोगे तो बाई माइनस जेड यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं बाई माइनस जेड कर दे रहा हूँ, और प्लस 1/zx माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/zx माइनस 1/x बाई हो जाएगा। बताओ भाई इतना समझ में आया क्या। अब x माइनस बाई यहाँ है, मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पर बाई जेड है, यहाँ पर जेड एक्स है, मुझे एक्स वाई जेड बनाना है, एक्स वाई जेड बना लेता हूँ, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर भी x का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर बाई नहीं है तो इधर बाई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी बाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ है, यहाँ जेड एक्स है तो यहाँ बाई का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे भी बाई का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ एक्स वाई जेड नहीं है तो जेड का मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ मैं जहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो x माइनस वाई यहाँ कॉमन है, यहाँ भी x माइनस वाई, बिकॉज दोनों के नीचे क्या है, सेम चीज़ है, x बाई जेड है। ठीक है, दोनों के नीचे x बाई जेड है, तो मैं x माइनस वाई कॉमन ले ले रहा हूँ। देखो x माइनस वाई जब मैं पहले वाले में कॉमन लिया तो इधर से 1 बचेगा, और इधर से कितना बचेगा, x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो 1/x बाई जेड नीचे बचेगा प्लस के साथ, 1/x बाई जेड। बताओ भाई राइट साइड में सेम चीज़, आप जब बाई माइनस जेड कॉमन ले लोगे तो बाई माइनस जेड इधर 1 बचेगा, और प्लस इधर बाई माइनस जेड ये एक्स वाई जेड नीचे है, तो यहाँ से बचेगा 1/x बाई जेड। ठीक है, अब देखो इन पार्ट्स को पूरा लेफ्ट साइड उठा लोगे तो 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स वाई जेड, सेम चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, तो 1 प्लस 1/x बाई जेड ये कॉमन हो गया। ठीक है, इधर क्या बचेगा, x माइनस बाई एक पार्ट में, और माइनस जब उधर जाएगा तो ये बाई माइनस जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1/x बाई जेड इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस का जेड हो जाएगा, और माइनस बाई और माइनस बाई माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। भाई इस पार्ट को भी 0 रख सकते हो, तो इस पार्ट को x प्लस जेड माइनस 2 बाई इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 2 बाई, बट यहाँ पर मना किया है x प्लस जेड नॉट इक्वल टू 2 बाई, ये वाला पार्ट को मना किया है, दैट मीन्स इस वाले पार्ट को आप 0 पुट करोगे, और जब इस पार्ट को 0 पुट करोगे 1/1 प्लस एक्स बाई जेड इक्वल टू 0, तो भाई ये इक्वल टू -1 हो जाएगा, 1/x बाई जेड इज इक्वल टू -1, तो x बाई जेड की भी वैल्यू हो जाएगी -1। समझ आया, ये चीज़ें आपसे पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी -1। ठीक है भाई, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। 79 देखते हैं क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू p is equal to n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 plus 1 where n is a natural number। क्या दिया है, p is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3
+1। ठीक है, मतलब क्या दिया है, 1 2 3 4 लगातार 4 कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन +1 दिया है। n इज अ नेचुरल नंबर, n की वैल्यू आप रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। p इज ऑलवेज ऑड नंबर। भाई देखो, अगर चार कोई से भी कंजिक्यूटिव n+1 n+2 n+3 अगर चार कंजिक्यूटिव नंबर लोगे तो उसमें से हमेशा दो नंबर इवन आएगा और दो नंबर ऑड आएगा। ठीक है, चाहे आप इवन n की वैल्यू इवन लो या ऑड लो, और तो ये पूरा का पूरा इवन हो जाएगा। उसमें +1 जब ऐड करोगे तो ये हमेशा ऑड नंबर आएगा, बिकॉज ये ऑड नंबर है। इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बाय द वे यार, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो n की कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई सी वैल्यू 1 ले लोगे तो 1 × 2 × 3 × 4 तो ये 24 हो जाएगा। 24 एक 25 तो 25 होगा। जब n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 4 तो 24 और 24 पंचे 120 और 120 और 1 121 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये ऑड नंबर आएगा। समझ आया? P इज परफेक्ट स्क्वायर। P क्या, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, P क्या परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 25, हमने n की वैल्यू 1 लिया तो 25 आया, 2 लिया तो हमने 121 पाया। जब n की वैल्यू आप 3 लेते हो तो क्या लोगे, 3 जब लोगे तो 3 चौका 12 पंच 60 छक्का 361 360 और एक एक 361 हो जाएगा। जब आप n की वैल्यू 4 लोगे तो 4 लोगे तो 4 × 5 × 6 × 7 4 पंचे 20 छक्का 120 12 सत्ते 84 और 1 मतलब 840 और 1 41 हो जाएगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? ये 31 का स्क्वायर होता है। तो हर बार आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। एन की आप चाहे जो वैल्यू ले लो सेम चीज़ है, बिकॉज वो चार नंबर का, चार कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई +1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ये भी सही होगा। तो आपका दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। समझ आया क्या? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, what is the difference between the average of the first 50 even natural number and average of the first 50 odd natural number? मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि 2 + 4 + 6 + 8 फर्स्ट 50 इवन नंबर तो ये 100 तक जाएगा। इनका एवरेज, एवरेज मतलब मैं 50 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और माइनस फिर 1 + 3 + 5 + 9 अप टू 99, ये 50 नंबर हो गए और इनका एवरेज यानी 50 ये। ठीक है, ये पूछा आपने से। अब डिफरेंस में ये बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा, ये बड़ा होगा तो इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, समझ आया? देखो 1/50 कॉमन ले लो, ऊपर वाले में से 2 कॉमन, देखो ये 1/50 में ओवरऑल कॉमन ले लिया। इस वाले से जब 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, अंदर 1 + 2 + 3 अप टू 50 बचेगा। तो फार्मूला में लगा दूंगा 50 × 50 1 n × n+1/2। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर, जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं उसका स्क्वायर होता है। अगर मैं 1 + 3 करूँ तो n स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, बिकॉज 2 नंबर है तो यहाँ 50 नंबर है तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 50 × 50। ठीक है भाई, और ये 50 तो मैं कॉमन यहाँ ले लिया। क्लियर है? अब देखो 50 यहाँ भी है और 50 यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे तो ये 50 50 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला 2 और 2 कट गया। मतलब बचा क्या, ये 50 कॉमन ले लोगे तो कट गया, तो भाई बचा इधर से 51 और माइनस इधर से 50, दैट इज 1। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको बाय द वे अगर फार्मूला पता हो, इसका भी फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, टोटल फार्मूला क्या होता है भाई, अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो देखो ये फार्मूला तो बन गया। अगर 2 कॉमन नहीं लोगे तो n × n+1 हो जाता है और जो 2 कॉमन ले वो कट जाता है। ठीक है, समझ आया? बस n का फर्क हो जाता है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81, थ्री अमाउंट x by z are such that y is compound interest on x। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगाओगे x पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तो x क्या होता है, p x मतलब कि प्रिंसिपल का काम करेगा तो p × 1 + RT 1 + R/100 टू द पावर n और -1, ये इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको वो बोला है कि बाई होगा। बाई इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन x
एंड जेड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन बाई। तो सेम चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, जब बाई पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे मीन्स बाई इंटू 1+r/100 टू द पावर n और -1, इसको बोला है कि वो जेड होगा। बताओ भाई, ठीक है इतना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड टाइम पीरियड इन द ईयर आर सेम। मतलब टाइम पीरियड में एन भी सेम ले लिया, आप इसको टी लग सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर भी सेम है तो मैं वो रख दिया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब बताओ, ये दो चीज़ें मेरे पास मिल गई, अब मैं कैसे निकालूंगा। देखो दोनों चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब दोनों चीज़ें सेम है। अब क्या करना है मुझे भाई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मुझे सेम दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपको। मैं यहाँ से काम करता हूँ, पहले वाले से मैं y/x निकाल लेता हूँ, तो ये बचेगा 1+r/100 टू द पावर n और -1, ठीक है। सेम चीज़ें सेकेंड से भी इसकी वैल्यू निकालूंगा तो z/, मुझे बाई निकल जाएगा। बताओ, तो क्या इस पार्ट को, ये दोनों पार्ट अगर इक्वल हैं, सेम है, तो इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, तो ये y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट zx, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देयर आर n concentric square. The area of innermost square is 1 unit and the distance between the corresponding corner of any two consecutive square is 1 unit. Consider the following statement. अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमसे बोल क्या रहा है, द डायगोनल ऑफ द nth स्क्वायर एंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द nth स्क्वायर एंड n-1 स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। इंडिपेंडेंट बोला है, चेक करते हैं भाई, पहले से कुछ बता थोड़ी सकते हैं। हम एक स्क्वायर बनाते हैं, लेट से ये स्क्वायर बना दिया, उसका ये डायगोनल भी होगा, ठीक है। मैं जब इसके बाहर एक और स्क्वायर बनाता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, लेट से ये नया स्क्वायर बन गया, एग्जैक्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा एडजस्ट करना। अब देखो क्या बोल रहा है, एन कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर, मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब इसका सेंटर ये है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर, द एरिया ऑफ द इनर मोस्ट स्क्वायर इज 1 यूनिट। तो भाई अगर एरिया 1 यूनिट है इसकी, इसको भी मिला देते हैं, अगर एरिया 1 यूनिट है इसका मतलब साइड 1/1 की रही होगी, क्यों भाई, 1 स्क्वायर मतलब साइड ए स्क्वायर, मतलब कि 1/1 मतलब 1 ही तो आएगा, तो अंदर वाले की साइड 1 यूनिट, मतलब ये पूरा, अब ये डायगोनल का काम करेगा तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। मैं इसको दे देता हूँ अंदर वाले को A B C और D, ठीक है। तो ये पूरा AC क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्लियर इतना। innermost square is 1 unit and the distance between the corresponding corner of any two consecutive square is 1 unit। कहने का मतलब कि इसका एक का कॉर्नर ये है, दूसरे नए का कॉर्नर ये, इनके बीच की डिस्टेंस ये 1 यूनिट है, ठीक है। तो अगर मैं ये बड़ी वाली साइड फिर से निकालूं, मतलब मैं चलो इसको नाम दे देता हूँ PQR और S, ठीक है। तो अगर मुझे PR निकालना है तो भाई PR क्या होगा, PR ये रहा √2, पहले वाले के लिए √2 और ये 1, ये भी 1 होगा, 1 + 1 दैट मीन्स कि 2 + √2। बताओ इतना समझ आया क्या, ठीक है। और जब भी मुझे स्क्वायर में अगर उसका डायगोनल पता होता है तो भाई उसकी एरिया कितनी होती है, एरिया होती है डायगोनल का स्क्वायर। मान लो अगर डायगोनल, मान लो अगर मैं इसकी साइड x मानता हूँ तो भाई x डायगोनल क्या होगा, x√2 होगा, तो x√2 का स्क्वायर अपान 2 होता है एरिया, यही होता है। तो डायगोनल यहाँ पर दिस मच है, ठीक है। या तो आप ये कर दो, या दूसरी चीज़ ये कि डायगोनल हमारा अगर साइड x मानते हो तो डायगोनल हमारा x√2 हो जाएगा, तो एरिया को भी हटा दो, आप ये भी मत लगाओ इतना लंबा चौड़ा, आप इससे भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या करना है, इससे भी आसानी ये कर देना है कि भाई हमारा अगर साइड x मान लिया तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, x√2 हो जाएगा। तो इसको हम, ये डायगोनल जो हम निकाले हैं PR, इसके इक्वल कर दें 2 + √2। इधर से अगर √2 कॉमन ले लेते हो तो √2 और प्लस का 1 बचेगा,
कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू √2 + 1 आ गया साइड बड़े वाले की। मतलब अगर अंदर वाले की साइड 1 थी तो भाई बाहर वाले की √2 + 1 आ गई। समझ आया क्या इतना? अब देखो, अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट, द डायगोनल ऑफ nth स्क्वायर इज दिस मच। nth स्क्वायर, पहले वाले का डायगोनल कितना था, √2 था। अब n की वैल्यू आप 1 रखो पहले। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा डायगोनल, 2 × 1 = 2 और -2 मीन्स 2 - 2 और प्लस का √2 इज इक्वल टू √2 आया। देखो पहले का डायगोनल कितना था भाई, √2 था, करेक्ट है। n की वैल्यू जब आप 2 रखो तो जब 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4 और -2 दैट इज 2 और प्लस का √2 आएगा। देखो सेकेंड वाला डायगोनल आपका कितना है, 2 + √2 आया, ये भी करेक्ट है। मतलब ये nth स्क्वायर के लिए डायगोनल यही होगा, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। जब आप n की वैल्यू अगेन रखोगे 3 रखोगे तो 3 × 2 = 6 -2 दैट इज 4 + √2 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर से यही आएगा 4 + √2। देखो ये क्या हो रहा, पहले का √2 था, आपका 2 2 हर बार ऐड हो रहा, 2 2 कैसे ऐड होगा, ये 1 और 1 2 ऐड हुआ डायगोनल में, फिर आप इसको जब ऐसा बढ़ाओगे तो ये 1 और ये 1 कॉन्सेंट्रिक है तो ये ऐसा डायगोनल अगला मतलब कि स्क्वायर बनाओगे तो ये फिर से ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये 1 1 हर बार 2 ऐड हो रहा तो हर बार वो एक एक मतलब n की वैल्यू जब 1 बढ़ाओगे तो 2 1 × 2 इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, द एरिया इंक्लूडेड विद द nth स्क्वायर एंड n - 1th स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। भाई ये भी चेक कर लेते हैं। देखो मेरे पास अभी जगह नहीं है तो मैं दूसरी पेज पर करता हूँ। एरिया जो बोल रहा है nth स्क्वायर मीन्स एरिया nth की एंड एरिया n - 1th की, वो n से इंडिपेंडेंट है, यही बोल रहा है, ठीक है। अब हम भाई एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये डायगोनल है, इसी की हेल्प से n के फॉर्म में ये डायगोनल लिखा है, इसी की फॉर्म से इसी की हेल्प से हम डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो देखो 2n - 2 दिया है भाई, एरिया के लिए 2n - 2 दिया है, ये डायगोनल दिया है। देखो डायगोनल x √2 होता है और वो दिया है 2n - 2 और प्लस का √2। भाई √2 कॉमन ले लो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, √2 लेके कॉमन काट दो तो √2 इधर से कॉमन ले लो, ये √2 है, इधर क्या बचेगा, देखो √2 कॉमन ले लिए इन दोनों में से तो √2 बचा और ये n - 1 बचा और ये प्लस का 1 बचेगा। अब ये √2 कट जाएगा तो x की वैल्यू जो आ जाएगी मतलब साइड की वैल्यू, तो √2 × n - 1 + 1, ये किसका आया, nth के लिए आया है। तो nth का जब हम एरिया निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √2 × n - 1 + 1, ये nth का स्क्वायर आया है, साइड का स्क्वायर करोगे तो एरिया निकलेगी, और माइनस जब n - 1 करोगे तो n की जगह n - 1 रखोगे तो √2 अगेन n की जगह जब n - 1 करोगे तो ये n - 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद अगर वो n नहीं रहता तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट मतलब सही हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट है, और अगर n रहता है तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो √2 जब इसको a ले लो इसको b ले लो, भाई a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √2 × n - 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर दिस मच। b स्क्वायर इधर से आएगा, ये इधर से आएगा तो कट जाएगा एक्चुअली, ठीक है, इधर से प्लस बिकॉज ये माइनस लगा है, फिर भी चलो b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × दिस मच मीन्स 2 √2 n - 1। सेकेंड वाले को सॉल्व करोगे तो ये माइनस के साथ रहेगा, माइनस अब इसका स्क्वायर, ये वाला a ये वाला b, a स्क्वायर मीन्स 2 × n - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी ये माइनस लगेगा तो -1 -2ab, मतलब एक्चुअली भी प्लस 2ab होगा बट ये माइनस लगा है तो -2 √2 × n - 2। अब देखो कुल मिला के ये +1 -1 ये तो कट जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वाला √2 ये इसका स्क्वायर था ना तो ये √2 हट जाएगा, √2 का भी तो स्क्वायर हुआ था तो एक्चुअली में ये 2 बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में जो भी आप कॉमन ले लो क्या होगा, एक्चुअली 2 कॉमन ले लोगे तो n - 1 का होल स्क्वायर और माइनस n - 2 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ से सब कुछ कट जाएगा लेकिन n स्क्वायर कट जाएगा, n स्क्वायर कट जाएगा, इधर से क्या आएगा -2n आएगा, इधर से माइनस आएगा 4n, तो वो कुल मिला के नहीं कटेगा, इधर भी बचेगा।
मतलब n पर डिपेंडेंट है। आप इसको जब सॉल्व करोगे प्लस और क्या लिखोगे, 2√2 और कॉमन ले लो, तो इधर से देखो n-1 और इधर से ये माइनस n माइनस, तो माइनस माइनस से +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कर लेना आप, तो फिर वही थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। एन स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर इधर आएगा, कट जाएगा, -2n आएगा, देखो -2n इधर से कितना आएगा -4n, और माइनस माइनस +4n होगा, तो ये प्लस का 4n, डायरेक्ट आप 2n रख सकते हो। इधर से आएगा प्लस का 1 और इधर आएगा, इधर का आएगा +1, इधर से आएगा +4 आएगा, माइनस लगेगा तो ये माइनस का 4, इतने पार्ट से 2√2। अब देखो ये n और ये n कट गया भाई, इधर 2 - 1 दैट इज 1, तो ये इंटू 1 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 4n - 2n दैट इज 2n, और ये माइनस का 3 और प्लस 2√2। बताओ n पर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, और ऑप्शन में आपसे बोला है स्टेटमेंट में कि इंडिपेंडेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका? ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर, आपसे करेक्ट पूछा है। समझ आया क्या? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 83 नेक्स्ट। इन अ रेक्टेंगल, ABCD, AC is one of the diagonal। रेक्टेंगल बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, अकॉर्डिंगली काम करेंगे। एक रेक्टेंगल चलो हमने बना लिया, बोला है AC इज वन ऑफ द डायगोनल, तो चलो ये AC एक डायगोनल बना लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ABC D, AC is one of the diagonal if AC plus AB is equal to 3AD। AC अब डायगोनल, चलो अगर ये रेक्टेंगल है तो मान लेता हूँ मैं, इसकी साइड x मान लेता हूँ और ये वाली साइड y मान लेता हूँ, तो ये भी x होगी और ये भी y होगी, बिकॉज रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ठीक है, पैरेलल साइड, कोई दिक्कत यहाँ तक? इफ AC प्लस AB इज इक्वल टू 3AD, भाई AC क्या है? AC ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, x² प्लस का बाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो AC प्लस AB दैट इज AC, मतलब कि मैं लिख रहा हूँ x² प्लस बाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस AB मीन्स x इज इक्वल टू 3AD मीन्स 3y। तो क्या मैं यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y माइनस x लिख सकता हूँ, राइट? एंड AC माइनस AD इज इक्वल टू 4। AC क्या है, फिर से वही डायगोनल है, तो x² प्लस का बाई स्क्वायर माइनस AD मीन्स बाई, तो माइनस बाई लिख रहा हूँ, तो मैं उधर ले जाके प्लस बाई कर देता हूँ और बाई प्लस 4 कर दिया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। बताओ भाई अब क्या पूछा है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल मतलब देखो रेक्टेंगल नहीं पूछा है, ये ट्रायंगल एक है और एक ये ट्रायंगल है, दोनों में से वो नाम नहीं दिया, बिकॉज रेक्टेंगल है तो दोनों में जो डायगोनल के अकॉर्डिंगली अलग अलग साइड बनेंगे, दो ट्रायंगल दोनों इक्वल एरिया के होंगे, तो आप किसी एक का एरिया निकाल दो, यही पूछा है भाई। एरिया निकालने के लिए आप पूरे का एक्स वाई हो जाएगा, हाफ करोगे तो हाफ एक्स वाई हो जाएगा, अथवा हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे ट्रायंगल का, तो वो भी कुल मिला के आपको निकालना क्या है, हाफ एक्स वाई, ये एरिया होगी। समझ आया? अब कैसे करोगे प्रॉब्लम ये, तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, दोनों को इधर भी स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का इधर भी स्क्वायर कर दो, तो सेम चीजें आ जाएंगी। ठीक है, दोनों साइड के स्क्वायर करते हैं पहले इक्वेशन का, तो x² प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस का x² और माइनस 3 दूनी 6xy होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अथवा मैं ये भी ना करूं, ये भी नहीं करना, तो भाई इन दोनों को आप इक्वेट कर लो। पहले दूसरे इक्वेशन को जब इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस 4, ये लिखोगे। बाई को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब एक्चुअली ये जो x² प्लस बाई स्क्वायर किए हैं, तो ये 3y माइनस एक्स इसमें थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह बाई प्लस इस वाले को इक्वल मतलब स्क्वायर करूँगा दोनों साइड, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसके ये वाला आसान होगा दोनों को सेम। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस वाले को इक्वल कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पर हमने ये किया है, तो x² प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22 प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा,
तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 22² प्लस 8 22 और प्लस का 4 चौक 16, ये होगा। क्लियर है। ये 22² कट जाएगा, मतलब आपका बचेगा x²। इन दोनों को इधर लाओगे तो -8 - 16 इज इक्वल टू 0। भाई x² -8 कॉमन ले लो, या आप -4 ले लो। -4 क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। -4 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 4 चौका 16 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है। देखो 2 हमारे पास, ये हमारे पास मौजूद है। 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो मैं यहाँ 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 रख देता हूँ। तो मैं यहाँ कर दूँ क्या साल, x² -4 इंटू, देखो 2 की जगह मैं रख रहा हूँ x प्लस 4 और ये 4 पहले से है प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा x² और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x और ये माइनस का 64 हो जाएगा ना, 64 नहीं 4 4 8 जो 32 होगा। 32 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई देखो माइनस में ये है, ये -4 है, तो आप एक की वैल्यू -8 ले लो, एक की वैल्यू प्लस का 4 ले लो। जब इन दोनों को करोगे तो x की वैल्यू, इनका साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस का +8 हो गया और ये -4 हो गया, डिवाइडेड बाय x² को कोएफिशिएंट 1 और ये इधर 1, तो ये वाला 8 हो गया और ये वाला -4। ये मैं शॉर्टकट आपको वैल्यू निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताया हूँ। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। समझ आया। बाई नेगेटिव में x की वैल्यू तो होगी नहीं, तो x की वैल्यू ये 8 आ गई। अब x की वैल्यू जब 8 आई तो यहाँ पर आप रखोगे तो बाई की वैल्यू निकलेगी। बाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो मैं यहीं पेज पर कर देता हूँ, आप चेक कर लेना। 8 रखोगे तो 8 4 12, 12/2 करोगे तो बाई की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये वाली 6 आ गई। अब हमसे एरिया पूछा है तो हाफ एक्स वाई, तो 6 8 48/2 यानी 24 हो जाएगा। समझ आया भाई। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है, बन जाएगा। बताओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 84th। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाने वाला है। द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब द 3 आइडेंटिकल सर्कल टचिंग ईच अदर, दिस मच दिया है स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर सर्कल। मतलब बोला है कि सर्कल सर्कमस्क्राइब द 3 आइडेंटिकल सर्कल, आइडेंटिकल सर्कल जो टचिंग ईच अदर, मतलब 3 आइडेंटिकल सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। मैं एक, मान लो कि एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, एक सर्कल बना दिया भाई, इधर से मैं दूसरा सर्कल बना दिया सेम साइज का, थोड़ा सा बड़ा हो गया लगता है। क्या करना है, तो इक्वली करना है अपने को, फिर बड़ा हो जाता है। चलो, और उसके बाद मैं सब, ये छोटा हो जाएगा। चलो ये हो गया। ठीक है, अब इनको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक बड़ा सर्कल, तो ऐसा आप समझ लो कि तीनों साइड से बराबर आए। ऐसा कुछ। ठीक है, अब तीनों को ये टच कर रहा है भाई। अब इसको देखो क्या करना है, आपसे बोला क्या है, तो जब इनके तीनों के सेंटर को मिलाओगे, अब ये तीनों का सेंटर, तो ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। समझ आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, दिख रहा ना। अब हमसे बोला है कि 3 आइडेंटिकल सर्कल टचिंग ईच अदर, जो एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब, मतलब इनको जो सर्कमस्क्राइब करा, बड़े वाले की एरिया दिया है आपको पाई इंटू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये दिया है। अगर मैं बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर मान लूँ तो भाई πr² होगा, और ये कितना होगा पाई इंटू यही जो दिया है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। पाई पाई कटेगा तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो नीचे का 3 से √3 बच जाएगा और ऊपर का 2 प्लस √3 बचेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस 2 अपन √3 होता है। ठीक है, समझ आया।
और एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं एक फार्मूला बताता हूँ। अगर ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर क्या होगा, ये सेंटर है तो ये वाली रेडियस यहाँ तक की स्मॉल आर होगी, इधर से भी स्मॉल आर, तो ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, और ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। बताओ, तो साइड जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है उसकी साइड कितनी होगी भाई, 2r हो जाएगी, साइड हो जाएगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आपको 3 सर्कल से एक बड़ा सर्कल सर्कमस्क्राइब करते हो तो जो उसकी रेडियस होती है वो 1+2/√3 इंटू स्मॉल आर होती है। ये फार्मूला होता है, आप इसको याद रखोगे, ठीक है। और ये चीज़ें देखो हमें जो दिया था उसकी हेल्प से हमने फाइंड कर ली, कैपिटल आर इज इक्वल टू दिस मच, 1+2/√3। कैपिटल आर ये है और कैपिटल आर की वैल्यू हमने ये फाइंड करी। भाई देखो सेम चीज़ें दोनों हैं, मतलब ये चीज़ें कट जाएगी जब इन दोनों पार्ट्स के इक्वल करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, मतलब स्मॉल आर पूछा है तो ये 1 हो गया, ऑप्शन बी। बताओ भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोला इस क्वेश्चन में, सभी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो आसानी से कर लोगे। In a triangle ABC, AB is equal to 21, BC is equal to 20, CA is equal to 13. As per the perpendicular A, a perpendicular CD is drawn upon the longest side. What is the area of the BCD? भाई पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। पहले आप ये बताओ कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? भाई कैसे पहचानोगे, ट्रिपलेट्स बन रहा है क्या? 3 साइड दिया है, 21, 13 और 20। तो 21 का स्क्वायर 441 में से 20 का स्क्वायर 40, जब माइनस करोगे 400 तो बचेगा 41। 41 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं, तो ये ट्रिपलेट्स नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लॉन्गेस्ट साइड बोल रहा है तो, और यहाँ पर अपने से एक चीज़ बोला है तो मैं ये बड़ी वाली इसको लॉन्गेस्ट मान लेता हूँ, लेट से कि चलो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ जो बोला है। अब देखो इनका नामनक्लेचर कर देते हैं। बोला है कि लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर ए बी दिया है तो मैं चलो इसको ए बी मान लेता हूँ, ये 21 पूरी साइड में मान लेता हूँ इतनी, ये सी हो जाएगा। दिया है अपने को सी ए इज इक्वल टू 13, ये वाली साइड 13 दे दिया है, और बी सी इज इक्वल टू 20 दिया है, ये साइड 20 दिया है। अब परपेंडिकुलर सी डी, सी से डी पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, राइट, ड्रन अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड पर सी डी परपेंडिकुलर ड्रन किया गया। व्हाट इज द एरिया बी सी डी? भाई बी सी डी मतलब हमें इस वाले की एरिया निकालनी है। समझ आया क्या इतना? देखो कैसे करोगे भाई, ये परपेंडिकुलर देखो यहाँ से बोला है परपेंडिकुलर सी डी, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों, ये और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप x मान लो, तो ये टोटल में से x हटाओगे तो ये कितना बचेगा, 21 माइनस एक्स, भाई ये डी भी बचेगा 21 माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखो हमें सी डी निकालना है। क्यों सी डी निकालना है? बिकॉज हमसे जो एरिया पूछा है सी डी बी सी डी की, तो इसकी एरिया रिक्वायर्ड एरिया हमारी क्या होगी, 1/2 आधार, आधार मीन्स 21 माइनस एक्स इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई ये हमें सी डी हाइट सी डी निकालनी पड़ेगी। सी डी कैसे निकालेंगे, पहले अगर इस वाले में मैं लगाऊंगा तो सी डी जो होगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर 169 माइनस बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सेम चीज़ें मैं इस वाले से लगाऊंगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर दैट इज 400 और माइनस बेस का स्क्वायर मीन्स 21 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ कोई कंफ्यूजन? दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूँ इन दोनों को। भाई मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, मीन्स 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस, देखो 21 का स्क्वायर 441 माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 42 टू ए बी 42 एक्स हो जाएगा। बताओ सॉल्व करो, 400 में से 441 माइनस करोगे तो ये 41 माइनस में आएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस का 42 एक्स होगा, इधर 169 और माइनस एक्स स्क्वायर है। भाई माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 42 एक्स इधर है, इस 41 को इधर लाओ, 42 एक्स इज इक्वल टू 41 को जब इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा
ये 70 हो जाएगा, 170 और 40 210। x इज इक्वल टू 210 बटे 42 यानी 21 दूनी 42, 10 बटे 2 यानी 5 हो जाएगा x की वैल्यू। जैसे ही आपने x की वैल्यू 5 निकाली फिर तो आपका काम हो गया। 5 ये आ गया, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो AD की CD की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे। देखो 169 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि CD की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। भाई देखो ये 13 है और ये 5 है, तो 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट्स भी होता है, समझ आया। तो ये 5 हो गया, बस आपका काम हो गया, ये वाला 12 हो गया। अब एरिया जो भी निकालनी है, चाहे इसकी निकालनी, इसकी तो हमने यहीं पर देख लिया, ये हो गया हाफ, बेस हो गया 16 इंटू हाइट ये हो गई 12, 2 छक्का 16 छक्का 96, 96 जो भी यूनिट दी है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा क्लियर। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत, कहीं भी परेशानी, कहीं भी डाउट हो तो बताओ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा MN के फॉर्म में दिया है, मतलब अननोन वैल्यू के फॉर्म में, तो इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी आसान है क्वेश्चन, कोई अलग नहीं है। ठीक है, बस MN के कारण थोड़ा सा अलग है। देखो, देयर आर 2 कंटेनर A एंड B। इन कंटेनर A द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर 1:3, कंटेनर B द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर MN। मतलब कंटेनर A में जो मिल्क है एंड वाटर है उसका रेशियो 1:3 दिया है, 1:3, राइट। एंड कंटेनर B में मिल्क एंड वाटर जो दिया है वो दिया है भाई m:n। बताओ कोई दिक्कत। इफ द मिक्सचर इज इन द कंटेनर A एंड B आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, मतलब 2 पार्ट इसका मिक्स किया जाता है तो 3 पार्ट इसका मिक्स किया जाता है, 2:3 टू गेट 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर। भाई 20 लीटर मतलब 2 पार्ट इसका और 3 पार्ट इसका मिक्स किया जाता है तो टोटल 20 लीटर 20 लीटर मिलता है, समझ आया। ऑफ अ मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो दिस मच, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m/n। देखो सबसे पहली बात तो ये आपको क्लियर करना है कि भाई मुझे क्या करना है, 20 लीटर ये कहाँ से बन रहा है 2:3 के फॉर्म में, मतलब 2 पार्ट इसका और 3 पार्ट इसका, ये मिला रहे हो, समझ आया क्या। तो 20 लीटर मुझे मिल रहा, तो क्या आप 2 पार्ट और 3 पार्ट में से इसका पार्ट बता सकते हो कि इधर से कितना आया इधर से कितना आया। भाई 2 पार्ट इसका आया मतलब टोटल 5 पार्ट, तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 में 2 का भाग गुणा करोगे तो ये 8 पार्ट इधर से आया और बचा हुआ 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पार्ट इधर से आया। इतनी बात समझ आई क्या आपको। ठीक है, अब देखो ये टोटल 8 पार्ट का मतलब टोटल 8 लीटर है भाई। 3 एक मिल्क एक पार्ट है एक, और ये वाटर 3 है, तो मतलब 3 एक 4 हुआ, टोटल 4x बराबर आपको 8 है, तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, 8/4 करोगे तो कितना आएगा 2, तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कहने का मतलब कि 2 लीटर मिल्क है और यहाँ पर 6 लीटर वाटर है। ठीक है, इसमें देखो अब मुझे देखो MN के फॉर्म में दिया तो मुझे नहीं पता, पर आगे देखा बोला है कि भाई ये जो 20 लीटर है, 20 लीटर का मिक्सचर है, तो मिल्क हैविंग मिल्क एंड वाटर 3:7, इस 20 लीटर में इस 20 लीटर में मिल्क एंड वाटर को बोला है 3:7, 7 3 10, 20 में से 10 को भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 लीटर मिल्क है और 7 दूनी 14 लीटर वाटर है। बताओ भाई समझ आया क्या, क्या है 6 लीटर टोटल, 20 लीटर में से 6 लीटर टोटल मिल्क है और 14 लीटर 14 लीटर टोटल वाटर है, समझ आया। पहले वाले में देखो मिल्क 2 लीटर आ चुका है, इसका मतलब इस वाले में मिल्क कितना आएगा, इस वाले में मिल्क जो आएगा भाई 6 - 2 दैट इज 4 लीटर, और वाटर कितना आएगा 14 - 6 दैट इज 8 लीटर वाटर आएगा। m की वैल्यू मिल्क है, m की वैल्यू देखो मिल्क है, वाटर की वैल्यू n है। ठीक है, तो आप m/n पूछा है मतलब 4/8 मीन्स 1/2 हो गया आंसर। ठीक है, बताओ कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो बताओ, 1/2 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, एकदम आसान भाषा में आपको समझा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस ऑफ अ रेडियस r, मतलब जो स्टैंड करते हैं इक्वल बेस ऑफ रेडियस r पर स्टैंड करते हैं, हैविंग द सेम हाइट। अब भाई हाइट भी सेम है,
इफ द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस एंड हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कहाँ गया, सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इसकी कैपिटल आर है, ठीक है। देन दिस मच आपको फाइंड करना है। अब भाई एक चीज़ मुझे बताओ, सीधी सी बात है, आपको वॉल्यूम का फार्मूला तो पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जब निकालते हो तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोन का निकालते हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वो एच हाइट, और यहाँ पर एक चीज़ बोला है सेम हाइट। अब मुझे सेम हाइट में मैं एच की वैल्यू क्या रखूँ बताओ, एच की वैल्यू में क्या रखूँ, एच रखूँगा तो फिर एच अननोन बच जाएगा, वो नहीं कटेगा, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अदरवाइज। पर देखो कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है, क्या हिंट दिया, कोन हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर स्टैंड ऑन अ इक्वल बेस, तो चलो मैं यहीं पर कोन भी बना देता हूँ, यहीं पर आपका हेमिस्फीयर भी बना देता हूँ, यहीं पर सिलेंडर भी बना देता हूँ, बेस आपका सेम है तीनों का, ठीक है, इक्वल बेस ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग द सेम हाइट। अब आप बताओ कि जो सेमी हेमी स्फीयर बनेगा तो वो ऐसा कुछ जाके बनेगा, तो उसकी रेडियस ये भी तो रेडियस होगी, और वही बाकी तीन के लिए हाइट का काम करेगी, मतलब एच इज इक्वल टू आर होगा। समझ आया क्या इतनी बात, अदरवाइज एच की वैल्यू आप ढूंढते रह जाओगे। भाई जो हेमी स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस तो चारों साइड से इक्वल होती है, तो ये भी रेडियस होगी तो ये भी रेडियस होगी, और इसी को वो हाइट बोला है, तो यही हाइट रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। समझ आया क्या इतनी बात, बस अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप कर लोगे। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब मैं एच की जगह आर रख रहा हूँ, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का 4/3 होता है, 4/3 होता है, तो इसका 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह फिर से आर रख दो, और ये देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का बोला है, तो इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर दिया है इसके लिए, कैपिटल आर क्यूब, बस सॉल्व कर लो। देखो हम क्या करते हैं, पाई कट जाएगा तो पाई काट देते हैं, और ये आर क्यूब, तो मैं एक काम करता हूँ पाई आर क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, क्या बचेगा, पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, ये भी पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब, ये भी पूरा हो गया, इधर से 1/3 इधर से 2/3, 1/3 प्लस 2/3 और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई, समझ आया क्या। अब ये पाई पाई काट दो, 1/3 2/3 1 हो गया, और 1 + 1 2, तो ये 2r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर क्यूब। बताओ समझ आया क्या इतना, भाई 2 से काट दो इसको तो 2 2 जा कट जाएगा, दैट मीन्स स्मॉल आर क्यूब इंटू 3 इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर क्यूब। आपसे पूछा है कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, तो कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, इस वाले स्मॉल आर को इधर लाओ, तो ये 3/2 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 1.5। समझ आया, 1.5 ऑप्शन बी बॉम्बे हो जाएगा। बताओ भाई कहीं भी दिक्कत, समझ आया ना, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी अगले लेक्चर में कर लेंगे अपन। इफ क्या दिया है, इफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स, इफ एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज एन इंटीजर फॉर आर, ये पूरा इंटीजर है, इतने पार्ट को बोला है, इफ दिस मच इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की आपको इंटीग्रल वैल्यू रखनी है, तब जाके ये पूरा इंटीजर आएगा, ये पूरा वाला पार्ट मतलब एफ एक्स आप कह सकते हो, ठीक है, इंटीजर आएगा। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई एक्स की वैल्यू मान लो कि मैं इंटीजर में 1 रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, यही मिलेगा। अब ये मुझे इंटीजर आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो p मस्ट बी इंटीजर, q मस्ट बी इंटीजर, r मस्ट बी इंटीजर। भाई मुझे p का कोएफिशिएंट कुछ दिया है, x स्क्वायर कुछ दिया है समथिंग, q का कोएफिशिएंट x दिया है, तो अगर x स्क्वायर मान लो कि p इंटीजर नहीं भी हुआ, मान लो इधर मैं x की वैल्यू 1 लिया हूँ, हो सकता है मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 8 ले लूँ, या कुछ ऐसा ले लूँ कि p की वैल्यू अगर मान लो कि मैं 0.5 ले लेता हूँ या 0.25 ले लेता हूँ, q की वैल्यू p एंड q कुछ भी ऐसा टाइप का, तो अगर ये p एंड q इंटीजर नहीं भी हुआ, तो हो सकता है कि जो मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है p
पी में और क्यू में वो उसको मल्टीप्लाई होने के बाद पूरे को इंटीजर कर दे। तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी एक्स को जब मैं इंटीजर लूंगा तो ये पार्ट तो इंटीजर ही रहेगा, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होने के बाद इंटीजर बन जाएगा। इफ पी इंटीजर नहीं रहेगा तब भी, क्यू अगर इंटीजर नहीं रहेगा तो एक्स ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरे पार्ट को इंटीजर कर दे। अब बचा क्या, आर बचा। तो आर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो आर को तो मस्ट भी, आर को होना ही पड़ेगा इंटीजर। आप समझ पा रहे हो क्या, तो आर मस्ट बी एन इंटीजर, तो आर को इंटीजर होना ही पड़ेगा। बट ये दोनों मस्ट नहीं है, ये पी एंड क्यू मस्ट नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। बिना पी एंड क्यू के इंटीजर के भी पूरा वैल्यू इंटीजर हो सकती है इफ आर मस्ट बी इंटीजर। समझ आया, तो ओनली आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन बी बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपसे केवल इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। देखो आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मुझे धीरे धीरे करके डीमोटिवेशन होने लगता है। इसलिए आप चैनल को सपोर्ट करो, अपना सपोर्ट बिल्कुल बना के रखो। आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे सपोर्ट करोगे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करो और बताओ क्या कैसा लग रहा, कितना समझ में आ रहा है, जो भी आपका रिव्यू है। और ये जरूर बताना कि कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।